आज हम स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। हमने चाइल्डहुड साइकेट्री की एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हमने मेंटल रिटार्डेशन पढ़ा था पिछले वीडियो में, और आज हम स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर की सीरीज़ का ये पार्ट 1 है। चलिए देखते हैं डेफिनेशन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। फर्स्ट इज स्पीच। स्पीच इज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल साउंड्स पुट टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स। स्पीच, इस स्पीच को हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड भी बोलते हैं, जिसकी की सहायता से शब्द का फॉर्मेशन किया जा सकता है। कई तरह के साउंड्स जब मुंह से निकलते हैं तो वो एक साथ मिलकर एक शब्द बनते हैं। उन साउंड्स को हम स्पीच बोलते हैं। फिर वर्ड्स क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं? वो कॉमनली रिकॉग्नाइज साउंड का कॉम्बिनेशन। अभी हमने बात की, जो मुंह से साउंड्स निकलते हैं वो इकट्ठे एक शब्द बनाते हैं, तो वही साउंड्स का कॉम्बिनेशन, उसको हम शब्द बोलते हैं। पर हम उनको वर्ड्स बोलेंगे जिनका कि कोई मतलब निकले, सेंस निकले। फिर लैंग्वेज। लैंग्वेज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं, वर्ड्स और सिंबल्स, जिससे कि हम अपने थॉट्स, आइडियाज़ एक दूसरे तक कन्वे कर सकते हैं, और जिससे कि सामने वाला, जिसको हम कन्वे कर रहे हैं थॉट्स और आइडियाज़, वो उसको अच्छी तरीके से समझ सके। उस माध्यम को हम लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज दो टाइप के होते हैं, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव। रिसेप्टिव जो कि समझा जाता है, एक्सप्रेसिव जो कि बोला जाता है। फिर स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होता है? स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर हम उन प्रॉब्लम्स को बोलते हैं जो कि कम्युनिकेशन में आती हैं या कम्युनिकेशन रिलेटेड एरियाज़ में आती हैं, जैसे कि जो कि ओरल मोटर फंक्शन को डिस्टर्ब करती हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स जिससे कि शब्दों का उच्चारण सही तरीके से ना किया जा सके, या स्पीच का प्रोडक्शन ना किया जा सके, या कुछ ऐसे तरीके से कम्युनिकेट करना जो कि किसी को समझ ना आए, उन सारी प्रॉब्लम्स को स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स बोलते हैं। कॉजेस, किन किन वजह से स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकता है? इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं और डेवलपमेंटल डिलेज हैं जो कि स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर को कॉज कर सकते हैं। जैसे कि हियरिंग प्रॉब्लम, अगर सुनने में प्रॉब्लम है तो सही तरीके से सुनाई नहीं देगा और बोलने में भी प्रॉब्लम होगा। ओरल मोटर फंक्शन, अगर ओरल मोटर फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है, डिसफंक्शन है, तो उस वजह से भी हो सकता है। कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ब्रेन इंजरी है, मेंटल रिटार्डेशन है, मेंटल रिटार्डेशन में सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत स्लो होते हैं, और जिस वजह से भी स्पीच प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्पीच और लैंग्वेज प्रॉब्लम। ड्रग अब्यूज़ किया है अगर मदर ने प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस समय भी हो सकता है। कोई फिज़िकल इम्पेयरमेंट्स है जैसे कि क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट, तो उस वजह से भी हो सकता है। या फिर वोकल अब्यूज़ या मिसयूज़ हुआ हो, जैसे बहुत हार्श वॉइस में बात करना, बहुत लाउड बात करना, या किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रहना या ऐसे प्रोफेशन में रहना जिसमें कि बहुत लाउडली बोलना पड़ता है, तो उस वजह से भी स्पीच इम्पेयरमेंट्स हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, दो टाइप के स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स होते हैं। फर्स्ट इज लैंग्वेज डिसऑर्डर एंड सेकेंड इज स्पीच डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर फर्दर क्लासिफाइड हैं दो टाइप्स में। फर्स्ट इज एक्सप्रेसिव स्पीच डिसऑर्डर एंड सेकेंड इज रिसेप्टिव ऑडिटरी प्रोसेसिंग। एक्सप्रेसिव स्पीच डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं, उन एरियाज़ में प्रॉब्लम आना जिससे कि स्पीच या शब्द निकलने में दिक्कत हो रही है, दैट इज़ एक्सप्रेसिव। मतलब अगर कोई जानता है कि उसे क्या बोलना है पर वो बोल नहीं पा रहा है किसी भी रीज़न से, तो वो एक्सप्रेसिव स्पीच डिसऑर्डर्स में आता है। और रिसेप्टिव स्पीच डिसऑर्डर में उसको पता है कि वो सुन रहा है और उसको पता है कि वो क्या बोल रहा है, परंतु जो सामने वाला बोल रहा है उसको समझने में उसको प्रॉब्लम होगी, उसको रिसीव करने में उसको प्रॉब्लम होगी। वो प्रॉब्लम्स आते हैं रिसेप्टिव ऑडिटरी प्रोसेसिंग में। फिर एक्सप्रेसिव स्पीच डिसऑर्डर्स में आता है एफेजिया, एलालिया,
स्पीच एंड साउंड फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, लिस्प, फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स जैसे कि स्टटरिंग और क्लटरिंग। रिसेप्टिव ऑडिटरी डिसऑर्डर्स में आता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। फिर स्पीच डिसऑर्डर्स अगर ओरल और मस्कुलर जंक्शन में कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं जिससे कि स्पीच बोलने में तकलीफ़ होती है, कोई भी मस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से अगर सिग्नल पासिंग में कोई दिक्कत है या कोई मसल वीकनेस है, उस वजह से अगर कोई डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, बोलने में तकलीफ़ हो रही है, तो दैट विल कम अंडर स्पीच डिसऑर्डर्स। इसमें आता है अगर वॉइस प्रॉब्लम है तो डिस्फोनिया, अगर न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है तो म्यूटिज्म, डिसार्थ्रिया और एप्रैक्सिया। इन सारे डिसऑर्डर्स को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट इज अफेजिया। अफेजिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस और अंडरस्टैंड स्पीच। अगर स्पीच प्रोड्यूस करने में और अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हो रही है तो उस टर्म को हम बोलते हैं अफेजिया। ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन के उस एरिया में डैमेज होने की वजह से होता है जो कि स्पीच और लैंग्वेज को कंट्रोल करता है, जिसे स्पीच एंड लैंग्वेज सेंटर ऑफ द ब्रेन बोलते हैं। उस एरिया में अगर कोई डैमेज हुआ है तो उस वजह से अफेजिया होता है। कुछ और कॉमन कॉजेज़ हैं जैसे कि ब्रेन ट्यूमर्स, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या डीजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर्स, जिसमें कि कुछ सेल्स डीजेनरेट हो जाती हैं विद टाइम। इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से भी अफेजिया हो सकता है। दो मेन टाइप के अफेजिया होते हैं। फर्स्ट इज़ वर्निक्स अफेजिया। वर्निक्स अफेजिया एक फ्लुएंट टाइप ऑफ अफेजिया होता है जो कि टेम्पोरल लोब में डैमेज होने की वजह से होता है। इसमें पर्सन बोल सकता है और बहुत लंबे कंप्लीट सेंटेंसेस बोल सकता है, पर उसका कोई मीनिंग नहीं होता। वो बहुत अननेसेसरी वर्ड्स ऐड कर देता है बीच में, जो कि या तो उसके खुद के बनाए होते हैं या जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है, जिसकी वजह से जो रिसीवर है उसको समझने में, सेंटेंस समझने में दिक्कत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेशेंट है जो इन द मिडल ऑफ द कॉन्वर्जेसन ये बोलना चाहता है कि आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ हिम, तो ही माइट से अ वेरी लॉन्ग सेंटेंस जिसका कोई मीनिंग नहीं है, विद एडिंग अननेसेसरी वर्ड्स लाइक you know that's Moodle Pinkard and that I want to get around him and take care of him like you want before। मतलब एक सिंपल से सेंटेंस को he might know what he want to say but ही माइट नॉट अंडरस्टैंड कि उसको किस तरीके के वर्ड्स यूज़ करने हैं, और सामने वाले को भी उसका सेंटेंस समझने में दिक्कत होगी। इसलिए इसको फ्लुएंट टाइप ऑफ अफेजिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें पर्सन बोल सकता है पर उसको दूसरों की स्पीच समझने में और ख़ुद की स्पीच किस तरीके से बोलनी है उसको समझने में दिक्कत होगी, और सामने वाले को उसकी स्पीच समझने में दिक्कत होगी। फिर सेकंड है ब्रोकास टाइप ऑफ अफेजिया। ब्रोकास अफेजिया एक नॉन फ्लुएंट टाइप ऑफ अफेजिया होता है जिसमें कि फ्रंटल लोब में डैमेज होता है। वर्निक्स अफेजिया में टेम्पोरल लोब में डैमेज होता है, ब्रोकास अफेजिया में फ्रंटल लोब में डैमेज होता है। इसे नॉन फ्लुएंट टाइप ऑफ अफेजिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि पर्सन में अंडरस्टैंड कि उसको क्या बोलना है, पर वो बोल नहीं पाते, साउंड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते, और उनको बहुत एफर्ट लगता है साउंड प्रोड्यूस करने में। लाइक इन वर्निक्स अफेजिया जो पर्सन अफेक्टेड है या जो बच्चा अफेक्टेड है, दे कीप ऑन एडिंग अननेसेसरी वर्ड्स, बट इन ब्रोकास अफेजिया दे ओमिट वर्ड्स। वो वर्ड्स को खा लेंगे, मतलब उनको छोड़ छोड़ कर बोलेंगे। जैसे कुछ स्मॉल वर्ड्स जैसे कि इस, वॉस, एंड, ऐसे जो वर्ड्स हैं वो उनको सेंटेंसेस में नहीं लगाएंगे, उनका ग्रामर बहुत ही पुअर होगा। जैसे कि अगर उन्हें ये बोलना है आई विल टेक द डॉग फॉर अ वॉक, तो वो इसकी जगह पे सिर्फ वॉक डॉग बोलेंगे, मतलब वो सिर्फ मेन शब्दों को बोलेंगे पर जितने भी स्मॉल वर्ड्स हैं उन सबको ओमिट करेंगे। उस प्रॉब्लम को ब्रोकास अफेजिया बोलते हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि प्राइमरी कॉज क्या है उसका ट्रीटमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ब्रेन इंजरी हुई है, ट्यूमर है
या कोई डीजेनरेटिव प्रॉब्लम है या डैमेज है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको ट्रीट करना प्राइमरी कंसर्न होता है। वंस द अंडरलाइंग कॉज इज ट्रीटेड इट इज़ फॉलोड बाय स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी प्रोवाइड की जाती है स्पीच को बेटर बनाने के लिए या जो भी लैकिंग्स है उसको कंप्लीट करने के लिए स्पीच थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। देन नेक्स्ट इज़ अलालिया। अलालिया, इसको स्पीच डिले भी बोलते हैं। ये एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पर बच्चा नॉर्मल अटेम्प्ट्स करने के बाद भी वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाता। मतलब वो कोई भी नॉर्मल अटेम्प्ट नहीं करता वर्बली कम्युनिकेट करने के लिए। उसको अगर कुछ चाहिए तो वो नॉन वर्बली कम्युनिकेट करेगा, बोल कर कम्युनिकेट नहीं करेगा। इस टाइप ऑफ स्पीच डिले को अलालिया बोलते हैं। ये किसी डेवलपमेंटल डिले की वजह से या ब्रेन डैमेज की वजह से भी हो सकता है। ट्रीटमेंट के लिए ऑडिटरी स्क्रीनिंग करते हैं। ऑडिटरी स्क्रीनिंग इसलिए करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि बच्चे को कहीं सुनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कई बारी सुनने में अगर कोई प्रॉब्लम है या डेफनेस है या हियरिंग डिफ़िकल्टी है तो उस वजह से भी बच्चा स्पीच डिले डेवलप कर सकता है और उसको बोलने में दिक्कत होगी, क्योंकि उसने वो वर्ड्स सुने ही नहीं हैं जिनका यूज़ करके उसे कम्युनिकेट करना है। फिर उसके बाद फिज़िकल या ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं उसके मसल टोन को इम्प्रूव करने के लिए, और स्पीच थेरेपी देते हैं ताकि बच्चे को वर्बली कम्युनिकेट करना सिखा सकें। देन नेक्स्ट इज़ लिस्प। लिस्प एक ऐसा स्पीच फॉल्ट है जिसमें एस और जेड का जो साउंड होता है, स और ज साउंड को वो त प्रोनाउंस करते हैं, थ और त साउंड से वो प्रोनाउंस करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो कन्वर्जेशन है वो एबनॉर्मल साउंड करता है। ये रॉन्ग टंग प्लेसमेंट्स की वजह से होते हैं। अगर माउथ के अंदर टंग का प्लेसमेंट करेक्टली ना किया जाए तो उस वजह से हो सकता है, क्योंकि अगर रॉन्ग तरीके से टंग को प्लेस करते हैं माउथ में तो वो एयर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है इनसाइड द माउथ, जिसकी वजह से ये साउंड प्रोड्यूस इनकरेक्ट साउंड का प्रोडक्शन होता है। फिर एक कंडीशन है टंग टाई, जिसको एंकिलोग्लॉसिया भी बोलते हैं। इसके वजह से भी लिस्प हो सकता है। टंग टाई एक मालफॉर्मेशन है टंग का, जो कि टंग के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से स्पीच प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ट्रीटमेंट में स्पीच थेरेपी देते हैं, और इन केस अगर टंग टाई की वजह से है तो सर्जरी करते हैं जिसका नाम है फ्रेनेक्टमी, जो कि टंग टाई को करेक्ट करने के लिए किया जाता है। देन नेक्स्ट इज स्टटरिंग। स्टटरिंग, इसको स्टैमरिंग भी बोलते हैं और हिंदी में इसे हकलाना भी बोलते हैं। ये एक चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर है। ये ऐसा स्पीच डिसऑर्डर है जिसमें नॉर्मली फ्लुएंट तरीके से बोलने में दिक्कत होती है, मतलब एक फ़्लो ऑफ स्पीच बिगड़ जाती है और रुक रुक कर बोलते हैं। इस टाइप के स्पीच डिसऑर्डर को स्टटरिंग या स्टैमरिंग बोलते हैं। सिम्टम्स, जो बच्चा है वो अपने शब्दों को रिपीट करेगा या किसी भी एक साउंड को बार बार एक ही सेंटेंस में या एक ही वर्ड में रिपीट करता रहेगा। बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम से कुछ टाइम में ठीक हो जाते हैं, पर जो कुछ बच्चे होते हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत ही क्रॉनिक पीरियड ऑफ टाइम तक रहती है और कई बारी एडल्टहुड तक भी रहती है। उनको कोई भी वर्ड शुरू करने में या फ्रेज शुरू करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो कैसे करें, या उन साउंड्स को निकालने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ टाइम के लिए वो एक साइलेंट पीरियड लेंगे एक भी वर्ड शुरू करने से पहले, या बार बार एक नया शब्द शुरू करने से पहले वो थोड़ा रुक जाएंगे, पॉज देंगे, या किसी साउंड को प्रोड्यूस करने से पहले वो रुक रुक कर बोलेंगे, और हर सेंटेंस में या हर वर्ड के बाद वो एक्स्ट्रा ऐसे साउंड्स का प्रोडक्शन करेंगे, जिसके जब भी उन्हें नए शब्द में जाने में कोई डिफ़िकल्टी होती है। एंग्जाइटी होती है उनको बहुत बात करने के लिए, क्योंकि उन्हें अपनी इस कमज़ोरी का पता होता है, और जिस वजह से जब भी वो किसी से बात करने वाले होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है।
उनकी जो कम्युनिकेशन का लेवल है वो लिमिट हो जाता है, एबिलिटी जो है वो उनकी लिमिट हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं अपने प्रॉब्लम से। जो उनका सेल्फ एस्टीम है वो बहुत लो हो जाता है, क्योंकि वो अपने नॉर्मल एज के बच्चों की तरह फ्लुएंटली बोल नहीं पाते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन और टाइटनेस होता है फेशियल मसल्स में, और अपर बॉडी का मूवमेंट बहुत टाइट हो जाता है और टेंस्ड हो जाता है जब भी उनको कोई भी वर्ड प्रोड्यूस करना होता है। तो ये सारे सिम्टम्स थे स्टटरिंग के। फिर कॉजेज़, स्पीच मोटर कंट्रोल में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उस वजह से हो सकता है। जेनेटिक्स, जीन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर किसी की हेरिडिटरी में ये प्रॉब्लम है तो वो आगे के ऑफस्प्रिंग में भी हो सकती है। और कोई डेवलपमेंटल डिले हुआ है तो उस वजह से भी स्टटरिंग या स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। पर जो डेवलपमेंटल डिलेज की वजह से होते हैं वो विद टाइम ठीक हो जाते हैं। देन ट्रीटमेंट, स्टटरिंग या स्टैमरिंग को इम्प्रूव करने के लिए स्पीच थेरेपी दिया जाता है, और साथ ही कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी देते हैं। देन नेक्स्ट है क्लटरिंग। क्लटरिंग भी एक टाइप का फ्लुएंसी डिसऑर्डर है, जिसमें स्पीच का जो रेट होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही रैपिड रेट होता है, और रिदम बहुत इरेगुलर होता है, और ग्रामर बहुत पुअर होती है, जिसकी वजह से जो रिसीवर है उसको स्पीच समझने में बहुत दिक्कत होती है। उनको समझ नहीं आता, बहुत ही जल्दी बोलते हैं, वर्ड्स ओमिट करके बोलते हैं, रिदम बहुत ही इरेगुलर होता है, और ग्रामर बहुत ही पुअर होती है, विच मेक्स द स्पीच वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। सिम्टम्स इंक्लूड रैपिड रेट ऑफ स्पीच, बहुत जल्दी बोलना, डिलीशन ऑफ सिलेबल्स, कुछ साउंड का डिलीट कर देना या ओमिट कर देना, छोड़ कर बोलना। फिर कोलैप्सिंग ऑफ सिलेबल्स, बहुत सारे जो साउंड्स होते हैं वो एक दूसरे में कोलैप्स हो जाते हैं। कुछ वर्ड वो स्टार्ट तो करते हैं पर उसकी एंडिंग कम्प्लीटली बोलते नहीं हैं। डिसफ्लुएंसीज होती हैं, फ्लुएंटली बोलते नहीं हैं, और बहुत अनएक्सपेक्टेड पॉजेस लेते रहते हैं वर्ड्स के बीच में, और सेंटेंसेस के बीच में इतने सारे पॉजेस होते हैं जिसकी वजह से समझने में बहुत दिक्कत होती है, और वो इनकम्प्लीट साउंड करते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए स्पीच थेरेपी दिया जाता है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, क्लटरिंग का एग्जांपल दूं, तो इट वुड बी लाइक, आई वॉन्ट टू गो टू द place where you buy market store and I tie money। मतलब इतना टाइम लेते हैं विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और बहुत सारे पॉजेस हैं और बहुत सारे वर्ड्स इनकम्प्लीट हैं। द पर्सन जस्ट वॉन्ट्स टू से आई वॉन्ट टू गो टू द स्टोर एंड आई डोंट हैव मच टाइम, जिसको बोलने के लिए बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने बीच में ओमिट किए हैं, ग्रामर पुअर है, और फ्लुएंट भी नहीं है, और बहुत सारे पॉजेस हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं या इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उसको क्लटरिंग बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, APD। ये रिसेप्टिव टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स है। इससे पहले हमने जितने भी डिसऑर्डर्स डिस्कस किए वो एक्सप्रेसिव टाइप ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर है, और ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इज रिसेप्टिव टाइप ऑफ प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एक हियरिंग प्रॉब्लम है विच अफेक्ट्स अबाउट 5% ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनमें ये प्रॉब्लम होती है तो उसे सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर CAPD के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाई प्रॉब्लम विथ प्रोसेसिंग वॉट इज़ हर्ड। जो सुनते हैं बच्चे उसको करेक्टली प्रोसेस करने में कोई दिक्कत होती है तो उसे ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन सेज प्लीज़ रेज योर हैंड, तो बच्चे को सुनाई देगा प्लीज़ हेज योर प्लान। और अगर कोई बोल रहा है लुक एट द काउज ओवर देयर, तो बच्चे को सुनाई देगा लुक एट द क्लाउन ऑन द चेयर। मतलब जो वो सुन रहे हैं, जो साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है और वो सुन रहे हैं, वो गलत सुनते हैं, या उनका जो ब्रेन है वो उसको सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रहा। दैट प्रॉब्लम इज़ नोन एज ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये हियरिंग लॉस नहीं है या कोई लर्निंग डिसऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है।
पर ये ब्रेन का डिसफंक्शन है, जिसमें कि ब्रेन जो साउंड सुन रहा है उसको करेक्ट तरीके से वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे को समझने में दिक्कत होती है। इसके सिम्टम्स जो बच्चे में दिखते हैं, दैट इज़ जो द चाइल्ड माइट हैव डिफ़िकल्टी विथ फॉलोइंग कन्वर्जेशन। कोई भी कन्वर्जेशन वो सुन रहा है तो उसको वो फॉलो नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, उसको समझ नहीं आएगा। उसको साउंड सुनाई तो देगा पर उसको ये समझ नहीं आएगा कि वो साउंड क्या है और कहाँ से आ रहा है। म्यूज़िक वो नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि कई बारी वो म्यूज़िक बहुत डिस्टर्बिंग साउंड होगी उनको, क्योंकि वो प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाएंगे उसको। अगर उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो वो याद नहीं रहते, स्पेशली जिन इंस्ट्रक्शन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं वो उन्हें याद नहीं रहते, और इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि एक तो उन्हें स्टेप्स याद नहीं है, ऊपर से वो उसको गलत सुनते हैं। फिर उनको लोग उनसे जो बोलते हैं वो भी उन्हें अंडरस्टैंड करने में, समझने में दिक्कत होती है। तो ये थे सिम्टम्स ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के। कॉजेस क्रॉनिक इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस, ईयर इन्फेक्शन या लेड पॉइजनिंग, प्रीमैच्योर बर्थ या लो बर्थ वेट बेबी, हेड इंजरी या जेनेटिक्स। अगर किसी के जीन में या हेरिडिटरी में है तो उनको भी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकता है। ट्रीटमेंट में एडवांस लिसनिंग टेस्ट करते हैं। कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले थेरेपिस्ट नीड्स टू मेक श्योर कि हियरिंग प्रॉपर है कि नहीं, हियरिंग लॉस तो नहीं है या कोई और डैमेज तो नहीं है। किसी भी डायग्नोसिस को कंफर्म करने से पहले हियरिंग टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एडवांस लिसनिंग टेस्ट होते हैं। थेरेपिस्ट माइट अटैच सम इलेक्ट्रोड्स टू चाइल्ड्स ईयर्स, जिसकी हेल्प से वो उसकी हियरिंग को मेजर कर सकता है कि उसका ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है साउंड के लिए। 7 इयर्स तक ये टेस्ट नहीं कर सकते हैं एडवांस लिसनिंग टेस्ट, बट उसके बाद उनके रिस्पॉन्सेस को चेक किया जा सकता है, और जितनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट किया जा सके उतना वो बेटर रहता है। ट्रीटमेंट में क्लासरूम सपोर्ट देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर्स, मॉड्यूलेशन सिस्टम के हेल्प से बच्चे को क्लियरली सुनने में, ताकि वो टीचर को और बेटर तरीके से सुन सकें, ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा जो उनके दूसरे स्किल्स हैं, जैसे कि मेमोरी को इम्प्रूव करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाना, लर्निंग स्किल्स सिखाना, ताकि वो अपने एक कमज़ोरी को भूल कर दूसरे जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको डेवलप कर सके, ताकि वो अपने प्रॉब्लम के साथ कोप अप कर सकें। तो इसके लिए जो उसके दूसरे स्किल्स हैं उनको बढ़ाया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है। फिर उसके अलावा स्पीच थेरेपी देते हैं, जिसमें बच्चे को साउंड्स रिकॉग्नाइज़ करना सिखाया जाता है, वो कैसे कन्वर्सेशन कर सकता है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो और क्या क्या टेक्निक यूज़ कर सकता है अपनी बात दूसरों को पहुंचाने के लिए, उस चीज़ पे फोकस करता है स्पीच थेरेपी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। हम इसके पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे स्पीच डिसऑर्डर्स, जो कि ओरल और मोटर डिसफंक्शन की वजह से होते हैं।